मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत ऐसी होगी और मैं इतना बेबस हो जाऊंगा। मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि ज़िंदगी मुझे ऐसे मोड़ पर ले आएगी जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा और मुझे ना चाहते हुए भी यह सब बर्दाश्त करना पड़ेगा और वह सब करना पड़ेगा जिससे मेरी जान ही निकल जाएगी। हुआ कुछ यूँ कि मेरी शादी मेरी माँ ने अपनी पसंद की लड़की से करवाई। शादी के कुछ दिन बाद ही मैं विदेश चला गया। यूँ तो सब ठीक था, लेकिन कुछ दिनों बाद घर से फ़ोन आने लगे। मैं लगातार फ़ोन आने से तंग आ गया था, क्योंकि अब मेरी पत्नी रोज़ फ़ोन करके मेरी माँ की शिकायत लगाती कि पड़ोसी से मेरी माँ का चक्कर चल रहा है, कहीं वह हमारे मुंह पर कालक मल कर भाग न जाए। मुझे यह सब सुनकर बहुत अजीब लगता था और अक्सर मैं अपनी पत्नी को ही बुरी तरह से बातें सुना देता था। उधर मेरी माँ मुझे रोज़ फ़ोन करती, लेकिन वह तो अपनी बहू की तारीफ़ों के पुल बांध देती थी, जिसे सुनकर मैं हैरान था। अब मैं अक्सर अपनी पत्नी को डांट देता था और इसी बात पर हमारी लड़ाई रहने लगी थी। कई कई दिन वह मुझसे नाराज़ रहती, लेकिन फिर मैं उसे मना ही लेता था और उसे समझाता था कि मेरी माँ ऐसी नहीं है और उनके खिलाफ़ मैं कुछ भी नहीं सुन सकता। मेरी बातें सुनकर मेरी पत्नी चुप हो जाती थी। वह दबे दबे शब्दों में मुझे मेरी माँ के बारे में बहुत कुछ बताने की कोशिश करती थी, जिसे मैं इतना ज़रूरी नहीं समझता था और उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देता था। लेकिन अब मेरे दिमाग में बहुत बातें आने लगी थी जिसे मैं सोचना नहीं चाहता था, वहीं अब मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं बहुत ही परेशान हो चुका था और सोचता था कि मेरी पत्नी तो मेरी माँ की शिकायत लगाती है और मेरी माँ उसकी इतनी तारीफ़ करती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अब हैरानी होने लगी थी और इसी परेशानी में बहुत से दिन गुजर गए और फिर मेरी पत्नी के फ़ोन आने बंद हो गए। अब वह माँ की कोई शिकायत नहीं करती थी। जब कभी उसका फ़ोन आता था तो मेरे हाल चाल पूछकर फ़ोन काट देती थी। मैं अपनी पत्नी के इस रवैये पर हैरान था कि उसे इतनी जल्दी अपनी गलती कैसे समझ आ गई। मेरी पत्नी की सब बातें और उसका उलट मेरी माँ का मेरी पत्नी की तारीफ़ करना, अब उन दोनों के रवैये पर हैरान था। और फिर मैंने घर वापस आने का फ़ैसला किया, क्योंकि वहाँ जाकर ही मुझे कुछ समझ आ सकता था आखिर मामला क्या है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे जब छुट्टियाँ मिली तो मैं बताए बिना ही घर आ गया। मैं देखना चाहता था कि अब मुझे अपने सामने अचानक देखने से उन दोनों के चेहरे पर क्या प्रभाव पड़ता है और वह दोनों क्या कहेंगी। जैसे ही घर आया तो आगे का नज़ारा देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी माँ तो, बल्कि वह माँ लग ही नहीं रही थी, वह पहले थी। अब तो वह कोई मॉडर्न औरत लग रही थी। माँ ने अपने आप को बहुत बदल लिया था और वह भी कैसे, यह सोच उसी समय मेरे दिमाग में आई जब मैं अपनी माँ को देख रहा था तो माँ की नज़र मुझ पर पड़ी। वह घबरा सी गई मुझे अपने सामने देखकर और फिर खुद पर काबू पाते ही हंस पड़ी। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी भी आंगन में आ गई और मुझे बेयकीन नज़रों से देखने लगी। उसकी खुशी इसके अंग अंग में फूट रही थी। मैंने भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया था, क्योंकि मैं उसे काफ़ी दिनों बाद देख रहा था। और फिर यूं ही दिन गुजरते गए। मेरी पत्नी अब मुझे सारी बातें बताने लगी, जिसे सुनकर मैं कहता कि तुम्हारा वहम होगा, मेरी माँ ऐसी नहीं है। मैं अपनी पत्नी से लड़ाई नहीं चाहता था, इसलिए उसे बहुत आराम से समझाने लगा। लेकिन मेरी पत्नी अफसोस से मुझे देखने लगी। मैं भी रोज़ की चिड़चिड़ से तंग आ गया था, इसलिए अब मैं हर समय गुस्से में रहने लगा। मेरी पत्नी की बातें मुझे अब बहुत परेशान कर चुकी थी और फिर उसकी बातों में आकर अपनी माँ को बहुत ध्यान से देखने लगा कि क्या बुराई है मेरी माँ में। मुझे अपनी सोच पर अफसोस हुआ, खुद को कोसने लगा और दिमाग में बेकार बातें निकाल दी कि मैं अपनी माँ के बारे में ऐसा बुरा नहीं सोचूंगा। मुझे लगा मैं ही पागल हूँ जो अपनी पत्नी की बातों में आ गया। मेरी पत्नी कम उम्र थी और मैं उसके छोटा होने की वजह से उसे कुछ नहीं कहता कि अब वह छोटी है, खुद की आहिस्ता आहिस्ता उसे समझ आ जाएगी।
लेकिन मुझे खबर नहीं थी कि मामला इतना ख़राब हो चुका है, जो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं इन सब बातों से अनजान अपनी ही पत्नी को समझा रहा था कि वह मेरी माँ के बारे में कुछ भी बुरा ना कहे, और फिर मेरी पत्नी को जैसे चुप्पी लग गई थी। अब वह किसी मामले में नहीं बोलती थी और ना ही अपनी राय देती थी। मैं भी बहुत खुश था कि चलो कुछ दिन तो सुकून मिलेगा, कुछ दिन बाद खुद ही ठीक हो जाएगा। मेरी पत्नी को अभी मेरी बातों का गुस्सा है। मैं अब घर में रहता और घर की जिम्मेदारियां निभा रहा था। मेरी माँ मेरे आने से खुश थी। यह सिर्फ मुझे लगता था, क्योंकि मेरी माँ बहुत ही बदल गई थी। नए नए कपड़े पहनती थी और मेरी पत्नी बस घर के कामों में उलझी रहती थी। और बहुत बार मैंने अपनी पत्नी को कहा भी कि बन ठन कर रहा करो, लेकिन उसका कहना था कि अगर मैं बन ठन कर रहूँगी तो फिर घर के काम नहीं कर सकूँगी। मैं उसकी यह बात सुनकर चुप हो गया था। मेरे पास बोलने को कुछ नहीं था। सही तो बोल रही थी वह, और मैं उसे कहता भी तो क्या कहता। मुझे अब दोनों का रवैया समझ नहीं आ रहा था। मुझे अब बहुत अजीब सा लग रहा था यह सब देखकर। जब मैं अपनी जॉब पर गया था तब तो ऐसा कुछ नहीं था। घर में लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। अब कैसे इतना सब कुछ बदल गया था। कुछ दिन गुजरे थे तो अब मुझे भी महसूस होने लगा था कि मेरी माँ कुछ ज़्यादा ही घर से बाहर रहने लगी थी। मैंने यह बात इतनी नोट नहीं की थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही मेरी माँ तैयार होकर बाहर जाया करती थी। मैं उनके रूप को देखकर उन्हें हैरानी से देखता रहता था कि माँ ने खुद को क्या से क्या बना लिया था। मेरी माँ तो अब वह लगती ही नहीं थी। मैं उनको बहुत ही अजीब नज़रों से देखने लगा था। अब उन पर मुझे शक होने लगा था, जो अपनी तरफ खींच रहा था। मैंने अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं बताया था और खुद ही इस बारे में सोचने लगा। तभी दिल में आया कि मुझे अपनी माँ पर शक नहीं करना चाहिए, और फिर कभी सोचता कि एक बार देखने में क्या दिक्कत है। और फिर यूं ही करते करते मैं अपनी माँ की हरकतें नोट करने लगा। जब भी अपनी माँ से बात करता था तो ऐसा लगता था कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, क्योंकि माँ के बोलने में भी बदलाव आ चुका था और हर समय मेरी माँ बन ठन कर रहती थी। मेरे पिता के इस दुनिया से जाने के बाद मेरी माँ ने बनना संवरना छोड़ दिया था, लेकिन अब मुझे हैरानी होती थी उनको ऐसे देखकर। अब मेरी माँ रोज़ के रोज़ किसी न किसी बहाने से घर से बाहर रहती थी और मेरी पत्नी घर पर काम में लगी रहती थी। उसने अब माँ के बारे में शिकायत लगानी छोड़ दी थी। सिर्फ घर की ही कोई बात करती या अपने बारे में जो बात होती सिर्फ वही मुझसे शेयर करती। कभी कभी मेरी अंतरात्मा मुझे दोष देती कि क्या कर रहे हो, अपनी माँ पर शक कैसे। लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था, जो बार बार मुझे गलत होने का कह रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरी माँ और मेरी पत्नी में से कौन सही है और कौन गलत है। मैं उन दोनों की बातों में बुरी तरह फंस चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अजीब ही परेशानी थी। मैं अपनी माँ के बर्ताव पर हैरान था। मेरी माँ मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करती थी, क्योंकि वह घर पर ही नहीं होती थी। अब साथ वाले पड़ोसी भी माँ के बारे में अजीब अजीब बातें करने लगे थे, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन मैं चुप रहता था, क्योंकि मुझे अब सच का पता करना था। कोई मेरी माँ के बारे में ऐसी बात क्यों करेगा, कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। अब मुझे भी पूरा शक हो चुका था। यह सब बातें सोचकर मेरे दिमाग की नसें फटने के करीब हो चुकी थी, लेकिन मुझे फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि मैंने ही उसे माँ के खिलाफ बोलने से मना किया था। अब अगर मैं उसे कहता तो वह मुझसे नाराज़ हो जाती कि पहले मैंने उसकी बातें क्यों नहीं सुनी। अब मैंने एक फ़ैसला किया कि माँ के घर से जाते ही मैं माँ के कमरे की तलाशी लूँगा। तलाशी भी चुपचाप लेना चाहता था, अपनी पत्नी को भी पता नहीं लगाने देना चाहता था। अगले दिन रोज़ की तरह माँ घर से बाहर गई तो मैं किसी बहाने से माँ के कमरे में आ गया और कमरे में इधर उधर नज़र दौड़ाने लगा। मुझे कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई जिससे कुछ पता चल पाता। अब मेरी नज़र अलमारी पर पड़ी। मैंने जैसे ही अलमारी खोली तो सामने जो नज़र आया उसे देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अलमारी में बहुत सारे पैसे और जेवरात पड़े हुए थे।
मैं हैरान था, इतना तो मैं कमाता भी नहीं, तो फिर मेरी माँ के पास यह सब कुछ कहाँ से आया था। मैं चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में आ गया और सोचने लगा। अब मुझे दाल में कुछ काला नज़र लग रहा था, बल्कि पूरी दाल ही काली नज़र आ रही थी। मैं पूरी तरह से शक के समंदर में डूब चुका था और अब मुझे बहुत ही बेचैनी हो रही थी। यह कैसे पता करूं कि मेरी माँ क्या करती है और कहाँ जाती है। बहुत सोचने पर मुझे एक विचार आया कि अब जब भी माँ घर से बाहर जाएगी तो मैं उनका पीछा करूँगा। मुझे अब सच जानना ही था, चाहे जो भी हो जाए। मेरी पत्नी को कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या करने वाला हूँ। उसे मैंने किसी भी बात की भनक भी पढ़ने नहीं दी थी। खुद ही सब फैसले तय करके बैठा था कि मुझे क्या करना है, अब क्या नहीं। अगले दिन माँ रोज की तरह तैयार होकर घर से निकल गई और मैं भी पत्नी को किसी काम का कहकर माँ के पीछे निकल पड़ा। मेरी माँ की चाल ढाल भी बदल गई थी, वह किसी मॉडर्न लड़की की तरह चल रही थी। मैं भी उनके पीछे ही था। मैं उनका पीछा इस तरह से कर रहा था कि उनको मेरा पता ना लगे। मैं उनके पीछे ही हूँ। माँ पता नहीं कैसे कैसे अजीब रास्तों से जा रही थी जो मेरे लिए नए थे। वह एक सुनसान सी जगह थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, खुद को थकने नहीं दिया और लगातार माँ का पीछा करता रहा। आखिरकार माँ एक पुराने घर के सामने रुक गई और माँ रुकने के बाद अपने आसपास देखने लगी कि कोई देख तो नहीं रहा। माँ को ऐसे खड़े देखकर छुप गया था ताकि उनको मैं नजर न आऊं। माँ खुद को तसल्ली देकर उस पुराने घर में घुस गई। मैं माँ को यूं देखकर हैरान था। चोरी छुपे यूं आना और ऐसे किसी के घर में छुप कर जाना मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मुझे यह सब अजीब लग रहा था। कुछ तो गलत होने वाला था जो मैं नहीं जानता था। अब मैं भी इस घर में जाने को सोच रहा था कि इतनी ही देर में दो हट्टे कट्टे मर्द उसी तरफ जा रहे थे। मैं उन्हें देखकर रुक गया। दिखने में अय्याश किस्म के लग रहे थे। मुझे माँ पर बहुत गुस्सा आने लगा था। मैं जो ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि कुछ ऐसा ना निकले, लेकिन अब मुझे वही होता नजर आ रहा था जिसका मुझे डर था। यानी मेरी पत्नी मुझसे सही और सच बोलती थी और माँ के बारे में सही शिकायत लगाती थी। मैंने ही उस पर यकीन नहीं किया और उसे बुरी तरह डांट दिया करता था। अक्सर लड़ाई भी इसी वजह से होती थी। अब मुझे अफसोस हो रहा था कि क्यों मैं बिना वजह उस पर चीखा चिल्लाया और उसे डांटा। अब मैं भी हिम्मत करके उसी घर की तरफ चल पड़ा और घर के अंदर मैं बिना कोई आवाज़ दिए चला गया। सामने आंगन में बहुत से कमरे बने हुए थे। मैं सब कमरों को चेक करता हुआ जा रहा था, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने एक कमरे की तरफ देखा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। मैं छुप कर उनकी बातें सुनने लगा और जो कुछ मुझे सुनने को और देखने को मिला, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। यह क्या हकीकत मेरे सामने आई थी, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरी माँ ऐसा कुछ कर सकती थी। वहाँ तो बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हुई थी जिनके हाथ और मुंह बंधे हुए थे। वह लड़कियाँ ज़्यादा उम्र की नहीं थी। मेरी माँ और एक लड़का एक साथ बेड पर बैठे हुए थे और थोड़ी देर बाद 4-5 आदमी उन लड़कियों को लेकर पीछे के रास्ते से निकल गए। मेरी माँ और वह लड़का दोनों बैठे हंस रहे थे और फिर मेरी माँ उस लड़के को कहने लगी कि अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे घर जाना चाहिए। यह सब देखते ही मैं सब कुछ समझ गया था। मेरे कदम वापस हो लिए और बिना उनको बताए मैं उस घर से बाहर निकल गया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। मुझे नहीं पता मैं कैसे अपने घर पहुंचा और कैसे खुद को संभाला। मुझे इतना गहरा सदमा लगा था कि मैं संभल नहीं पा रहा था। मेरी हालात बहुत अजीब थी। मेरी माँ कैसे मुझसे धोखा कर सकती थी? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मेरा खुद पर अपना बस नहीं चल रहा था। मैं कुछ सोचने की हालात में नहीं था। जी चाह रहा था कि अपने सर के बाल नोच डालूं। मैं बहुत ही तकलीफ महसूस कर रहा था। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी माँ ऐसा काम कर सकती थी। मैं गुमसुम होकर रह गया था। थोड़ी देर बाद माँ भी आ गई और वह सीधे अपने कमरे में गई। मेरी पत्नी बार बार आकर मुझे खाने को कह रही थी, लेकिन मेरी तो भूख प्यास मेरी माँ ने उड़ा दी थी। अब कैसे भूख कैसी प्यास मुझे लग रहा था
कि मेरे दिमाग की नस फट जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत तकलीफ़ में था। यह तकलीफ़ भी मेरी माँ की दी हुई थी। अपनी पत्नी पर उस समय यकीन कर लेना चाहिए था। मैं जब से माँ की असलियत देखकर आया था, तब से मुझे अपनी माँ से बहुत नफ़रत महसूस हो रही थी। इतना घटिया काम मेरी माँ करती थी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, और मैं उनको बहुत ही अच्छी और संस्कारी समझता था। मेरी माँ के जैसा कोई नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। यह शब्द बार बार मैं अपनी पत्नी से कह रहा था। मेरा यकीन, मेरा गुरूर, मेरा गर्व सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। मेरा जो भरोसा था अपनी माँ पर था, वह किरची किरची हो गया था। इतनी तकलीफ़ मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी पत्नी अब मेरी हालात देखकर परेशान हो चुकी थी और बार बार मुझसे पूछ रही थी आखिर क्या हुआ है। अब मैं उससे क्या कहता। मेरा गुरूर जो मेरी माँ थी वह टूट चुका था, और फिर पत्नी के बार बार पूछने पर मैंने उसे सब कुछ बता दिया। सब हकीकत बताकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरी पत्नी मुझे रोने दिया ताकि सारा गुबार निकल जाए और मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिल जाए। मेरी पत्नी ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे संभालने लगी। मुझे दिमागी तनाव से निकालने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। उसकी वजह से मैं अब नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, वरना कभी भी मैं ठीक नहीं हो पाता था। मैंने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। मैंने उससे कहा कि मेरी माँ कम उम्र और गरीब लड़कियों को पैसों का लालच देकर उन्हें एक गलत काम करवाने वाले गिरोह के हाथों अच्छे दामों में बेचती है, और इस तरह मेरी माँ इतने पैसे कमाती है और उन्होंने यह अपना धंधा बना रखा है और जिनके हाथों लड़कियों को बेचती है, इनमें से एक आदमी के साथ मेरी माँ के गलत संबंध भी हैं। यह सब मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। मेरी माँ के पास बहुत पैसा और जेवरात कैसे आए थे, इन सब सवालों का जवाब माँ की सच्चाई जानकर पता चल गया था। कुछ दिन मैं तो अपने होश में ही नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग को बहुत बड़ा झटका लगा था जिसे संभलने में समय लगना था। और हमने माँ को यह नहीं बताया था कि मुझे और मेरी पत्नी को सब पता लग चुका है। मेरी पत्नी भी सिर्फ शक करती थी, क्योंकि मेरी माँ रोज़ रोज़ नए नए कपड़े पहनती थी और मेरी पत्नी को घर की नौकरानी बना रखी थी। तभी मेरी पत्नी को माँ पर शक हो गया था और वह बार बार मुझे फ़ोन करके यही बताना चाहती थी, और मैं आगे से उसे डांट देता था। और मेरी माँ ने ऐसा ड्रामा किया कि मुझे अपनी तरफ कर रखा था कि बेटा तो मुझे गलत समझेगा नहीं, इसलिए मेरे सामने मेरी पत्नी की तारीफ़ किया करती थी ताकि मैं माँ को गलत ना समझूं और मेरा शक भी माँ पर ना जाए। मेरी माँ ने बहुत ही घटिया काम किया था, जिस पर उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं थी। ऐसे लोगों को ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करता जो दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। उन मासूम लड़कियों का क्या कसूर था जिन्हें यह दरिंदे लोग पैसे के लालच में बेच देते हैं। कितने घर यह लोग बर्बाद कर चुके हैं। इन लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, जो इतने दरिंदे बन चुके थे कि उनको पता ही नहीं होता था वह क्या कर रहे हैं, और कितनी लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खेलकर अपना पैसा और अपना काला धंधा चमका रहे होते हैं। ऐसे लोगों के जज्बात मर चुके होते हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और मैंने सोच लिया था कि मैं इन्हें इनके कर्मों की सज़ा दिलवा कर रहूँगा। मैंने पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया था और उस जगह के बारे में भी बता दिया था जहाँ पर यह गंदा काम किया जाता था और उन मासूम लड़कियों को यहाँ लाकर कैद किया जाता था। मैं तो यह सोच सोच कर ही काँप उठा था कि कितनी बेटियों की इज्जत कुचली गई होगी, कितने माएँ जिंदा दफन हो गई होंगी, कितने घर बिखर गए होंगे। यह सोच मेरे दिमाग में आते ही मेरा कलेजा मुंह को आने लग जाता था। मैं मर्द होकर यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जिन पर यह सब बीता होगा उन पर क्या कयामत गुजरी होगी। और फिर मेरे घर पुलिस आकर मेरी माँ को ले गई। मेरी माँ मुझे हैरान होकर देख रही थी, लेकिन मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और पुलिस वालों से कहा कि आप इनको अभी यहाँ से ले जाएं। मेरा इतना कहना था कि मेरी माँ समझ गई, उनकी हकीकत मेरे सामने खुल चुकी है, और फिर वह चीख चीख कर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने बस इतना ही कहा कि इनको ले जाओ यहाँ से। माँ के जाने के बाद मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं शिद्दत से रोने लगा। यह रोना कुछ भी नहीं था, उन लड़कियों की तकलीफ़ महसूस करना और भी मुश्किल था। मैंने फैसला ठीक लिया था
क्योंकि मुझे उन बेटियों की तकलीफ़ का अंदाज़ा था और मैं इतना जालिम नहीं बन सकता था कि सब जानते हुए भी उन मुजरिमों को खुलेआम देखता रहता। इसलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। बेशक वह मेरी माँ थी, लेकिन एक मुजरिम भी तो थी। मैं जेल में उनसे मिलने जाया करता था और वह मुझसे नज़रें नहीं मिला पाती थी। मुझसे बहुत बार माफ़ी मांग चुकी थी। जब मैं उनसे मिलने जाता था तो मेरे आगे हाथ जोड़ने लगती थी। अब वह खुद अपने किए पर पछता रही थी। मैं उनसे यही कहा करता था कि ऊपर वाले से अपने पापों की माफ़ी मांगो, शायद वह आपको माफ़ कर दे। उन्हें अब शर्मिंदगी थी और कई बार इस बारे में माफ़ी मांग चुकी थी। लोगों की ज़िंदगियों से खेलना आसान होता है, लेकिन किसी को इज्जत की ज़िंदगी देना बहुत मुश्किल होता। इंसान बहुत जल्द ऊपर वाले की पकड़ में आता है। इसलिए किसी के साथ भी, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, किसी के भी साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम जो करोगे वैसा ही भुगतोगे। अब मैं अपनी पत्नी के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कमी ज़रूर है। वह कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। काश यह सब न होता तो मेरी माँ मेरे पास होती, लेकिन कभी किसी का काश पूरा नहीं हुआ तो मेरा कैसे पूरा हो सकता था। ऊपर वाला सब इंसानों को सही रास्ते पर चलाए और सबको सही समझने की शक्ति दे।